आज से लगभग 2 महीने पहले आप मित्रों को याद होगा तो मैंने कलेक्टर कार्यालय के अंदर मेरे से आपने सवाल पूछे थे कई, और उस दिन मैंने आप लोगों से कहा कि जब तक ये कोविड हम लोग बाड़मेर के अंदर कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक मैं किसी कोविड के अलावा दूसरे मुद्दे पर बात नहीं करूँगा। उस दिन ये बात चली केंद्र और राज्य के संदर्भ में, आपका सवाल था तो मैंने कहा केंद्र और राज्य के संदर्भ में छोड़ो, मैं किसी संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ कोविड के संदर्भ में ही बात करूँगा। और आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, कल मैंने जिले की समीक्षा ली, पाइतू कोविड सेंटर में भी गया और रात को वहाँ के प्रबंधन करने वालों ने ये कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है और जो स्थितियां कोरोना सेकंड दूसरी लहर में बनी, बड़ी दर्दनाक स्थितियां बनी थी, गंभीर स्थितियां बनी हुई थी। एक वक्त तो यह था कि मेरे खुद के विधानसभा क्षेत्र बाइतू के अंदर जिले के 7 विधानसभा जिले के अंदर है और 30% कोविड पॉजिटिव केसेस बाइतू के अंदर थे। हम लोगों को परिस्थिति के अनुसार कई निर्णय लेने को। पहले दिन जब मैं यहाँ जिला मुख्यालय के ऊपर बैठकर दूसरे जनप्रतिनिधि और जिला प्रशासन के साथ में जब चर्चा की, तब ये निर्णय लिया कि जो तमाम बाड़मेर की सीएचसी के अंदर जो ऑक्सीजन सिलेंडर है, उपकरण है, उनके संदर्भ में उनको लाकर और बाड़मेर मुख्यालय के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था करें। और कुछ दिन बाद के अंदर हम लोगों को ये लगा कि विकेंद्रीकरण करना चाहिए और तहसील और उपखंड स्तर के ऊपर कोविड सेंटर बनाना चाहिए। आज ये पूरा दूसरे लहर का जो हम सबका अनुभव रहा, एक सबसे महत्वपूर्ण जो चीज थी दूसरे लहर के अंदर, वो ILI सर्वे, जिसके तहत प्रत्येक जो ILI पॉजिटिव सिम्टम, सर्दी जुकाम बुखार जैसे हैं, उन प्रत्येक व्यक्ति के परिवार में जाकर उनको सूचीबद्ध कर और उनको 5 दवाई देने का जो निर्णय ला, वो सबसे अहम और महत्वपूर्ण। और दूसरा अहम और महत्वपूर्ण निर्णय विकेंद्रीकरण का। विकेंद्रीकरण ढंग से जो कोविड सेंटर बने, उस कोविड सेंटर के माध्यम से बहुत बड़ी तादाद के अंदर इसमें राहत हुई। तो ये कोविड की लड़ाई हमको तब तक लड़नी पड़ेगी जब तक हम लोग वैक्सीनेशन पूरा नहीं कर सकते। वैक्सीनेशन के संदर्भ में भी कई भ्रांतियां थी, उन भ्रांतियों को भी धीमे धीमे समाज के अंदर दूर किया गया। आज भी कई जगह हम लोगों को सामने प्रश्न उठते हैं, कई लोग वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे। मेरा आपके माध्यम से यही सबसे अपील है कि वैक्सीनेशन के अलावा हमारे पास दूसरा और भी माध्यम नहीं है जिसके हम लोग इस कोविड से कोई जंग जीत सके। और इसके वैक्सीनेशन के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है जैसे कुप्रचार किया जा रहा है। ILI सिम्टम्स के अंदर पूरे राजस्थान के आंकड़े देखे और मैंने बाइतू उपखंड के जब 12,000 ILI सिम्टम्स वाले लोगों को मेडिकल किट दिया, तो मैं एक खुद डाटा बना रहा हूँ। प्रत्येक जो व्यक्ति जिसको ILI सिम्टम्स में मेडिकल किट दिया गया, उसकी क्या स्थिति। एग्जैक्ट आंकड़े तो मैं नहीं दे सकता हूँ, पर अभी तक जिस आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 95% से ज़्यादा हो सकते हैं, वो 99-100% भी हो जाए। तो इतना ज़्यादा अफेक्टिव था। इस कारण जो मैंने शुरू में जो मेरा स्टैंड ले रखा कि हमको मूल मुद्दा, ये मूल मुद्दा इसलिए कह रहा हूँ कि देश के अंदर कई राज्यों के अंदर बहुत गंभीर स्थितियाँ से दर्दनाक इस दौर से लोगों को गुजरना पड़ा। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मृत्यु। अगर हम लोग इसको प्राथमिकता से नहीं करते तो इसकी बहुत बड़ी कीमत हम लोगों को चुकानी है। आज हमारे देश और समाज के अंदर जो मूल मुद्दे हैं, अगर उनकी हम लोग प्राथमिकता नहीं रखेंगे
ऐसे सैकड़ों नहीं, लाखों उदाहरण। बाड़मेर जिले के अंदर जो मूल मुद्दा बाड़मेर ग्रामीण के किसानों का फसल बीमा योजना के तहत जो इंश्योरेंस हुआ, और इस इंश्योरेंस के अंदर टाटा एआईजी कंपनी ने 1300 करोड़ का जो क्लेम पास हुआ, उस क्लेम को अपील के अंदर लेकर, जिस आधार पर वो अपील में लेकर गई, उस आधार पर नहीं, दूसरे आधार के ऊपर उनको कम करके 450 करोड़ से कम दिला। तो मूल मुद्दे ये है। कई और मूल मुद्दे हैं जो समाज के हित के लिए, उन मुद्दे पर बात नहीं कर विवादों की तरफ लेकर जाना। ये जो पावर ब्रोकर है लोग, जो आधिपत्य रखते हैं व्यवस्थाओं के अंदर, ये पावर ब्रोकर लोगों का यही हर समय कोशिश रहती है कि मूल मुद्दों के ऊपर प्राथमिकता से समाज के अंदर काम ली। उन मित्रों को कहना चाहता हूं, आप किसी और को विचलित कर सकते हो। ये हरीश चौधरी किसान का बेटा है। मैं आज जहां तक पहुंचा हूं, मेरी कोई पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। इस सफर के अंदर सिर्फ सामान्य लोगों के विश्वास से पहुंचा, कोई पावर ब्रोकिंग कर नहीं कोई पहुंचा। किसी प्रकार का कोई मैनिपुलेशन मैंने नहीं किया, किसी के कंधे पर चढ़कर नहीं, किसी की हाजिरी बनकर नहीं, सिर्फ उन लोगों के विश्वास और उनके विश्वास की ताकत में आज आज मैं उन पावर ब्रोकर्स को कहना चाहता हूं कि किसी और के पीछे छद्म रूप के अंदर रहकर आप तो मूल मुद्दे हैं इस समाज के, उससे विचलित नहीं कर सकते। अगर आपको पावर ब्रोकर को किसी भी प्रकार की अगर मेरे से तकलीफ आई तो सामने आकर लो। मैं नेहरू का नहीं हुआ। मेरा हर समय मानना है कि देश के अंदर सबको प्रश्न उठाने का अधिकार है, और हम लोगों का दायित्व एक जनप्रतिनिधि के तौर के ऊपर सभी जो प्रश्न है उनका जवाब देना। यही लोकतंत्र है। मीडिया उसके अंदर बहुत अहम भूमिका निभाती है। जिस देश के अंदर मीडिया प्रश्न नहीं उठाती, सही प्रश्न नहीं उठाती, उस देश की स्थिति कभी मजबूत नहीं हो सकती। आनंद बाजार पत्रिका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए एक क्रिटिकल लेख लिखा, तो अगले दिन उन्होंने पुणे जाकर उनको धन्यवाद पत्र लिख तो ये बात की कि अगर आप लोग अगर सवाल नहीं उठाओ, सवाल उठाना मीडिया का अधिकार ही नहीं है, दायित्व है। अगर वो सवाल नहीं उठाएगी तो कौन? तो मीडिया के अंदर कोई तत्वहीन गलत आधार पर लगातार एक बार, दो बार और पावर ब्रोकर्स के खुद के मंशा के अनुरूप लगातार अगर करे, तो हमारे को संविधान ने जो भी दूसरा पक्ष है उसको अधिकार दिया। मैं आज आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूं, राष्ट्रीय दूत के अंदर पत्रकार रेणु मित्तल जी ने जो कुछ भी लगातार एक दफे नहीं, एक दफे पंजाब के संदर्भ में, दूसरे दफे पिछले 10 दिनों के अंदर और तीसरे दफे पे, तो जो मुझे संविधान के अंदर एक सामान्य नागरिक को अधिकार है, तो मैं लीगल जो मेरे अधिकार है उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगा। मैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई करूं। जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया बना हुआ है, जिसके अंदर हर नागरिक को अधिकार है अपनी बात रखकर अपने प्रति न्याय लेने की, उस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर भी मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा। और कभी भी जो सच्चाई है वो आज तक नहीं हारी है, तो मेरे संदर्भ में कभी ये कोई सच्चाई नहीं है। कई सवाल उठे इन 60 दिनों के। मैं एक एक कर उन सवालों का आप खुद प्रश्न पूछो। उन सवालों का जो सवाल आपके मीडिया के मार्फत से उठे हैं, उनका भी मैं अभी पहले ही जवाब दे देता हूँ। उसके बाद जो भी आपको अगर कोई उसके अतिरिक्त सवाल एडिशनल कोई भी आपके प्रश्न होंगे तो उन सबका भी उत्तर। सबसे पहले एक सवाल उठा कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ। कमलेश प्रजापति के एनकाउंटर के संदर्भ के अंदर जिस दिन ये एनकाउंटर हुआ, उस दिन मेरे से उनके खुद के जो सहयोगी थे उन्होंने बात किया। तत्कालीन में उनको खुद को कहा, और मैंने जो भी
उसके संदर्भ में अधिकारी थे, उनसे बात कर और ये कहा कि निष्पक्ष तौर के ऊपर इस परिवार के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय और अत्याचार नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखा, ट्वीट करना और फेसबुक तक ही नहीं रखा। उस परिवार को, कमलेश प्रजापति के परिवार पास में खुद संवेदना व्यक्त करने के लिए 3 मई को गया था और उस परिवार की उस शोक की जाजम के ऊपर मैंने गांव और परिवार के बीच में एक ही बात की। तो एक इकलौती बात मैंने ये कही कि जो कोई भी बात आप परिवार तय करोगे, उस बात के ऊपर मैं आपको मजबूती से, जहां फैसले होते हैं वहां आपकी बात पहुंचाऊं। परिवार ने गांव के बीच में उस दिन मेरे को बोला कि हम लोग सीबीआई की जांच चाहते हैं। मैंने कहा इस संदर्भ के अंदर आपके जो भी, जिसको भी आप हितैषी मानते हो, उनसे राय ले लो, चर्चा लेकर उसके बाद आपको उत्तर दे लेना। उनको भी तत्कालीन उत्तर देने की कोई भी ऐसे बाध्यता नहीं। के बावजूद भी परिवार के सदस्यों ने एक ही बात की कि मैं सीबीआई की वो मैं मांग सरकार का हिस्सा हूं। सरकार कौन होती है? सरकार के मुख्यमंत्री मुखिया होते हैं और कैबिनेट मंत्री सरकार होती है। सरकार का हिस्सा हूं मैं मांग किससे करता? मैं मांग करूं या फैसले करूं? कई लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने मांग नहीं करी, राजस्थान सरकार ने यह फैसला किया, मेरे से राय ली, बिल्कुल हमारे मुखिया ने राय ली। तत्कालीन मैंने जो परिवार के सामने मैंने बड़ी स्पष्ट तौर पर गांव के बीच में, गांव के लोगों के बीच में जो बात रखी, मैंने सरकार के सामने वो बात रखी कि जो परिवार चाहता है तो उनकी सीबीआई की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। किसी के साथ अगर अन्याय हुआ, किसी भी पक्ष निष्पक्ष तौर के पर जांच होकर जो भी दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आज ये मैं बात आप लोगों से, इस घटनाक्रम के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार के अंदर कोई बात अगर आपको करनी है तो बिल्कुल मैं बात करूंगा। दूसरी बात आई, सामरा के अस्पताल बनाते वक्त गरीबों के घर उजाड़ने, तो मैं आपके माध्यम से ये बात करना चाहता हूं। इसके पीछे पृष्ठभूमि की, मैं यहाँ 21 अप्रैल को जयपुर से आया। पहले दिन जब मैं 21 अप्रैल को जयपुर से आया, मैं तो पहला जो डिस्ट्रिक्ट जिला अस्पताल वो बालोता में, मैं बालोता में जिला अस्पताल के अंदर गया। वहां सभी अधिकारियों से मैंने चर्चा करी। उस वक्त जिला कलेक्टर के तौर पर जिला परिषद सीईओ के पास चार्ज था, उनसे चर्चा कर ये बात रखी, ये कोविड सेंटर जो मेरी समझ थी और मेरा अनुभव, ये कोविड सेंटर हम लोगों को बालोता के अंदर बनाना चाहिए। और उस दिन ये फैसला हुआ कि बालोता कॉलेज के अंदर कोविड सेंटर बनना चाहिए। उसी दिन मैंने खुद ने मेरे खुद के विधायक मत से 22 विधानसभा के बाद पहली दफे अगर मैंने कोई पैसा दिया तो बालोता के अस्पताल के अंदर। मेरी सोच ये पैसा जरूर 22 के नागरिकों का, तो 22 के लोग बालोता जाकर इलाज कराएंगे, 22 के लोग ही बाड़मेर जाकर इलाज कराएंगे, जोधपुर जाकर इलाज कराएंगे, जयपुर जाकर इलाज करेंगे। तो ये 22 के लोगों के एमएलए फंड की ताकत है, जहां कहीं भी इसका इस्तेमाल हो सके उसका इस्तेमाल होना चाहिए। फिर ये स्थिति आई कि हम लोगों को संघर्ष करना पड़ा ऑक्सीजन से। ये स्थिति आई कि हम लोगों को इंतजार करना पड़ा आईसीयू के बेड की उपलब्धता नहीं होने, जिसकी जिक्र आप लोगों ने, मीडिया ने अपने कई दफे इसका उल्लेख किया। एक एक आईसीयू के बेड के ऊपर 2-2 जनों को, 2-2 मरीज को रहना पड़ा, मरीजों को इंतजार करना पड़ा। उस वक्त मेरे पास ये 2 विकल्प, एक विकल्प तो वो स्थितियों पर छोड़े और दूसरा विकल्प जो हमारे पास
उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था थी, उस उपलब्ध वैकल्पिक व्यवस्था के ऊपर जल्दी से जल्दी कार्य। जहां तक ये बात आती है कि क्या ये किसी और के क्षेत्र के दखलंदाजी करने की जरूरत है? कई लोगों ने ये सवाल किया, इसलिए मैंने खुद ने मेरे निकटतम जो मेरी खुद की विधानसभा के अंदर जो उपलब्ध जगह थी, उस जगह के ऊपर एक कोविड सेंटर का निर्माण किया। उसकी जो मेरी सोच सिर्फ विधानसभा क्षेत्र तक नहीं थी, कोई भी व्यक्ति आकर मालूम उस कोविड सेंटर के अंदर सिर्फ राजस्थान के नहीं, बाहर के लोग भी आकर रहे, तो किसी भी प्रकार की उसकी हम लोगों की सोच नहीं थी। हर किसी को सवाल उठाई गई कि ये शामला का अस्पताल क्यों? कई मेरे मित्रों ने सवाल उठाई, तो मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एकदम तत्कालीन उस दिन का निर्णय नहीं। बाड़मेर के राजस्व विभाग से 14/9/2020 उसके संदर्भ में प्रस्ताव गया हुआ था 55 तहसील से, और ये आदेश हुआ उस जमीन का शामला के अस्पताल के, वो आदेश हुआ 10/5/2021 में। एकदम तत्कालीन, कुछ चंद दिन, चंद सप्ताहों के अंदर नहीं, जो प्रक्रिया करने जितना समय लगता था वो समय। एक ये भी बात सामने आई कि सब किसी और का हक और अधिकार छीन कर और वहां, ये हम लोगों की सोच ही नहीं, किसी और का हक और अधिकार छीन। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिस दूसरे वैकल्पिक जगह की बात कर रहे हैं वहां बनना चाहिए। एक अस्पताल नहीं, कई अस्पताल बनने चाहिए। सिर्फ शामला में अस्पताल बन गया तो इसका मतलब ये नहीं इसके निकट के क्षेत्र के अस्पताल नहीं बनने चाहिए, बनना चाहिए। उसके संदर्भ में जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूं। शामला का अस्पताल बनाने के पीछे मेरी सोच ये थी कि दूसरी वैकल्पिक जगह जो पचपदरा के अंदर है, वहां आज भी सीएससी है, आज वहां अस्पताल है सरकार। उस सरकारी अस्पताल को हम लोग और सशक्त करें। एक अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अभी इस सरकार के अंदर बालोता के अंदर बना, उसके बेड बढ़े। यहाँ पर पचपदरा के अंदर सीएससी के अंदर और बेहतरीन व्यवस्था हो। इससे जो कुछ भी मेरे से बन पाएगा मैं करूँ। मेरी ये सोच नहीं है किसी सीमाई के अंदर इस चीज के अंदर। एक सवाल यही भी उठाया गया, विवाद किया गया, ये विवाद किया गया कि किसी के निजी हित के लिए एक जनप्रतिनिधि ने ये बात करी। मैं उन जनप्रतिनिधि से निवेदन करना चाहता हूँ, ये जो जमीन है आस पड़ोस की, कुछ फीट और मीटर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किलोमीटर। जमीन किसकी? जमीन किसकी? वो जमीन किसी की निजी खातेदारी की नहीं, वो जमीन राजस्व विभाग की नहीं है, वो जमीन उद्योग विभाग की जमीन। उसको कोई भी आवंटन तक नहीं कर सकता, किसी और उपयोग में नहीं ला सकता। उसका परिवार के साथ कुछ भी चीज हुई तो मैं आपके माध्यम से उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मुझे पता है अगर कोई आपके साथ अन्याय हुआ तो मैं पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा रहूंगा बिना पृष्ठभूमि देखे। तो किसी ने आज तक मेरे से संपर्क नहीं किया। जो भी ये पावर ब्रोकर लोग हैं, ये लोग किसी और के कंधे पर बंदूक चला रहे हैं। ये कह रहे हैं कि शामला के अंदर जो अस्पताल बना इस पर ये हुआ। ये तथाकथित जो बात कर रहे हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे लोगों के, जनता को बताना चाहता हूँ, जिस जगह ये अस्पताल बना उस जगह की तो ये तो उस अस्पताल जहाँ आवंटन हुआ है उसके और किसी जमीन पर, वो जमीन भी किसी निजी खातेदार की नहीं, राजस्व विभाग की भी नहीं, उद्योग विभाग की, उस जमीन के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। इस जमीन के ऊपर भी किसी भी परिवार का अगर लीगल राइट है, अगर कानून और नियमों के अनुसार इनका कोई हक है, आज भी अगर वो मेरे पास आएंगे तो मैं उनके न्याय दिलवाऊंगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। सिर्फ विवाद करने की मंशा से ये बात भी सामने आई कि ये कॉर्पोरेट, ये सरकार पाइतू के अंदर अतिरिक्त मदद कर रही, अपने मंत्री का प्रभाव पाइतू के अंदर इस्तेमाल कर, ऐसा आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं।
बायतू कोविड सेंटर के अंदर किसी एक कॉर्पोरेट का CSR और किसी और मद से मदद नहीं, सिर्फ और सिर्फ बायतू कोविड सेंटर के अंदर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं जिस बायतू के लोगों की आर्थिक मदद है। फिर ये और बात कई माध्यम से आई कि अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरी जगह के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को हटाकर होगा, मैंने किसी के स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारियों को हटाकर नहीं किया। उदाहरण देना चाहता हूँ, बायतू अस्पताल के अंदर 25 नर्सिंग स्टाफ के अंदर से 9 कार्यरत नर्सिंग स्टाफ, वहां के नर्सिंग स्टाफ डेपुटेशन के अंदर दूसरी जगह था, मैंने एक जने का भी डेपुटेशन रद्द नहीं किया। एक वक्त था 500 OPD बायतू के अस्पताल के अंदर थी। एक वक्त था जब बायतू के कोविड सेंटर के अंदर जिसमें 10 ऑक्सीजन सिलेंडर के बेड के व्यवस्था करी, उसके अंदर 3 गुने से 4 गुने तक लोग हुआ थे। उस वक्त भी कहीं से मैं जो मेडिकल का कर्मचारी था उस मेडिकल के कर्मचारी का डेपुटेशन तोड़ करवाने के लिए मैंने बायतू के लोगों से निवेदन किया और मैं उनको धन्यवाद ही नहीं देना चाहता हूँ, साधुवाद देना चाहता हूँ कि बायतू के लोग जो इस मेडिकल क्षेत्र के अंदर ट्रेनिंग शुदा थे, 23 होनहार युवक और युवतियों 20 से 25 लाख की दवाइयां बाजार से खरीद कर और अपने लोगों का इलाज कर। किसी और को हम लोग किसी का हक छीनने के लिए हम लोग सोच भी नहीं सकते, करने की तो और बात। बाड़मेर जिले के अंदर कैसे ये चीजें मजबूत हुए, कैसे ये आगे बढ़े। निरंतर लोकसभा सदस्य के तौर के ऊपर बाड़मेर के अंदर मेडिकल कॉलेज सैंक्शन कराकर उसका निर्माण शुरू किया। 5 साल के अंदर मेडिकल कॉलेज बन जानी चाहिए, वो मेडिकल कॉलेज नहीं बनी तो इसके ऊपर विवाद नहीं किया। जैसे ये सरकार आई प्राथमिकता से मेडिकल कॉलेज पूरी कर दो। उस मेडिकल कॉलेज के कारण बाड़मेर के लोगों को ही नहीं, अड़ोस पड़ोस के जिले के लोगों के नहीं, बाहर के राज्यों के लोग और बात के लिए नहीं करी, सिर्फ और सिर्फ कोविड के लिए। ऑक्सीजन की जो एक समय था जब व्यवस्था हम लोगों के लिए बड़ी विकट परिस्थितियों के अंदर हम लोग चले, उस वक्त ऑक्सीजन के लिए मैं तमाम बाड़मेर के जनप्रतिनिधि और राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिला प्रशासन और ऑक्सीजन प्रबंधन करने वाली टीम को, पत्रकारों को भी मैं कहना चाहता हूँ। उस वक्त जब हम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं थी, उस ऑक्सीजन के प्रबंधन के लिए वो बैठ के करते थे। वो बैठ के कर बाड़मेर में ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कैसे आए, तो हम लोगों का लोकेशन बाड़मेर से राजस्थान से दूर तक का लोकेशन हुआ, तो बाड़मेर के अंदर कहाँ संसाधन थे इस ऑयल फील्ड के अंदर, जो ऑक्सीजन के अलावा दूसरे गैसेज के लिए जो भंडारण का और परिवहन की जो व्यवस्थाएं थी उसको पता किया, उसको वहां तक उपलब्ध करवाया। एक दिन तो ऐसा भी आया कि हम लोगों के पास ऑक्सीजन का टैंकर, जो पहला ऑक्सीजन का टैंकर आया, और टैंकर आकर और पुष्पजा के अंदर खड़ा हो गया, और उसका जो टैंकर से और ऑक्सीजन प्लांट के अंदर जो ट्रांसफर करनी थी ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन, उसका पाइप कहीं ना कहीं वो इसको पीछे से हो गया। जब पाइप हो गया और हम लोगों के पास उसमें मिनट का ऑक्सीजन के लिए हम लोगों ने हवाई जहाज से वो खाली टैंकर का परिवहन करवाया, देश के रेलवे से करवाया, ऐसी विकट परिस्थिति थी। और मैंने वहां एक मंत्री की ध्वस्त नहीं चली, उस जिला प्रशासन से मैंने ये बोला कि मुझे सिर्फ 45 मिनट दे। एक होनहार नौजवान मुझे विश्वास दिलाया, बड़े बड़े इंजीनियर नहीं दिला सके, कॉर्पोरेट से इंजीनियरों से मदद मांगी, वो नहीं दिला सके। एक होनहार नौजवान आया, उसने बोला कि मैं करूँगा, और उसने 45 मिनट के अंदर उस ऑक्सीजन के, उस वक्त एक ऑक्सीजन का जो पहला टैंकर आया था उसकी कीमत क्या थी तो हम लोगों को अच्छी तरह से पता। इन चीजों के लिए बैठ के जरूर, हाँ, जो अनुभव था उसके अनुभव के आधार के ऊपर ILI का कैसे सर्वे आगे बढ़े, उसके लिए लगातार चीज। तो मुझे लगा कि विकेंद्रीकरण ही हम लोगों के पास अंतिम हथियार है इस कड़ी को तोड़ने के लिए,
प्रत्येक जिला ही नहीं, जिले के बाहर भी मैं हर जगह जाकर मैंने एक ही बात रखी कि ILI सर्वे के अंदर जो विलेज लेवल कमेटी है उसके माध्यम से हमको प्रत्येक घर में जाना चाहिए। मैं मेरी 22 विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रत्येक विलेज लेवल कमेटी, चाहे कहीं बूथ स्तर के ऊपर हुए, कहीं पंचायत स्तर के ऊपर हुए, चाहे 2-3 पंचायतों के समूह के स्तर पर हुए, 100% के पास जाकर ये उनसे निवेदन किया। मैं मंत्री के तौर पर उनको आदेश नहीं दिया, मैंने आज भी फेसबुक के ऊपर आप ये देख सकते हैं। मैंने हर किसी से निवेदन किया कि आज जो आपकी योग्यता है उसका इस्तेमाल आप लोग करो, और ILI सर्वे के अलावा दूसरा और भी माध्यम नहीं हो सकता। हाँ, मैंने ये बात रखी, मजबूती से बात रखी, तर्क से बात रखी। मैं अधिपत्य जमा रहा हूँ इसलिए मेरे से नाराज होकर ये बात मैंने किसी माध्यम से, मैंने किसी और से नहीं, उनको खुद को फोन लगा कर स्वयं हेमाराम जी से फोन लगाकर मैंने पूछा ऐसी आपकी मन में कोई बात है, उन्होंने कर दी। तो मैंने उस बात का भी जवाब नहीं, आज भी उस बात का मैं जवाब नहीं दे रहा। स्वयं वो खुद जिससे मैंने बात करके बात करी और इसका उत्तर में चल रहा। फिर ये बात आई पंजाब के संदर्भ, एक तथाकथित जो पत्रकार है, पत्रकार लोग कभी भी ये बात नहीं, वो तो पत्रकार तो फैक्ट रखते हैं, दोनों पक्ष रखते हैं। पत्रकारिता का ये एक सिद्धांत, जो तथाकथित पत्रकार है उन्होंने ये पंजाब के संदर्भ में बात की, पंजाब के संदर्भ में हरीश ये कर रहा है, पंजाब के संदर्भ में ये कर रहा है। मुझे गर्व है एक ऐसी संस्था के अंदर, राजनीतिक संस्था कांग्रेस के अंदर काम करती हूँ, और संगठन के अंदर 1989 से लगातार कर रही हूँ। 89 के अंदर मैंने उसे NSUI से चुनाव लड़ा, और आज तक मैं उस संस्था के अंदर, संस्था के अंदर मैंने संगठन के अंदर काम। किसी पत्रकार मित्र से बात करते हुए उन्होंने मेरे से बात की, तो मैंने सिर्फ कल ही बात की जिक्र नहीं किया। 89 से आज तक लगातार जब कभी भी मेरे इस संदर्भ में बात हुई, आप लोगों के बीच के अंदर भी कम से कम हजारों समय इस पर बात हुई, वही बात हुई। मेरी रुचि क्या, मेरी रुचि है कि जिस जड़ से मैं यहाँ आया हूँ, जिस सिद्धांत से मैं आया हूँ, जिस सोच से यहाँ आया हूँ, उसको सशक्त करने के लिए संगठन में काम करूँ। उस बात को किसी और के साथ जोड़कर और कुछ उसमें कहानी बनाई, ये सबका अधिकार। लगातार 89 से मैं यही बात करता हूँ। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि मेरे को मंत्री पद से हटाया जा रहा है। मंत्री बनाने का अधिकार किसका? मंत्री बनाने का अधिकार राज्य के मुख्यमंत्री। इसी दिन भी अगर मुझे महसूस हुआ कि उनका मेरे पर विश्वास नहीं, जिस क्षण मुझे ये विश्वास हुआ उस क्षण ही मैं इस्तीफा अपने आप ही, मैंने किसी मैनिपुलेशन से मंत्री पद नहीं दी, विश्वास की ताकत से दी। विश्वास और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिसके पास ये अधिकार है, उसे मैं मंत्री बनाऊं। ये बात भी करी गई तथाकथित पत्रकार से कि मेरा इस्तीफा मांगा गया। मेरे से अगर कोई इस्तीफा मांगे, ऐसी परिस्थिति में कभी जीवन में आनी। स्वयं मैंने आपको बोला कि किसी बात संदर्भ में मेरे प्रति कोई अविश्वास मुझे लगेगा, तो उस दिन मैं खुद ही निराधार बात करने से आप हरीश चौधरी का जो लक्ष्य, जो प्राथमिकताएं है, हमारे संगठन का लक्ष्य और प्राथमिकता, उससे हम लोग आज भी मैं उसी रास्ते पर चल रहा हूँ, मजबूती से चल रहा हूँ। आज भी सुबह मैंने पेयजल के संदर्भ के अंदर जो मेरे को कार्य पर जाना था, 8 साल पहले जो योजना वहां पर स्वीकृत थी, 8 साल में आज मैं धारणा दोहरा जाकर और वहां काम शुरू कैसे हुई उस प्रयास में हूँ। और आज मैं 8 साल से स्वीकृत योजना के अंदर काम शुरू कैसे हुई उसमें लगा। कोविड सेंटर गया, कोऑपरेटिव के GSS के लोगों के माध्यम से जो विकेंद्रीकरण की मेरी सोच है, जो हमारा हक है, संविधान के अंदर हमारा हक है, उस विकेंद्रीकरण की सोच को सशक्त और मजबूत कैसे करें। ठीक है, ये बातें करी गई कि मैं दिल्ली में जाकर मैं मेरे खुद के विपरीत विचारधारा के लोगों से मैं मिला हूं, किसी एक व्यक्ति से
जिस दिन मैं सार्वजनिक जीवन के 1989 से आज तक आया, मेरे व्यक्तिगत खुद के किसी भी कार्य से नहीं मिला, मेरे पारिवारिक कार्य से नहीं मिला। हाँ, आज किसी विकास का कार्य होगा तो मैं बिल्कुल मिलूंगा। आज जब मैं ये बात कर रहा हूँ बाकासर के अंदर पोर्ट बनना चाहिए, इसके लिए मेरे को किसी के पास जाना पड़ेगा तो मैं उसके लिए जाऊंगा। एक बार जाऊंगा, 100 बार जाऊंगा। वो मुझे घर के अंदर बैठाएंगे, ड्राइंग रूम में तो जाऊंगा, मुझे लॉबी में बैठाएंगे तो जाऊंगा, दरवाजे के बाहर बैठाएंगे तो जाऊंगा। पेयजल योजना के अंदर 90-10 का जो प्रावधान था राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके के लिए, वो प्रावधान वापस 90-10 कैसे बने, जिससे हमारे को ज्यादा से ज्यादा पेयजल कैसे मिले, इन बात के लिए मेरे को किसी मेरे विरोधी के पास, भारतीय जनता पार्टी के किसी जनप्रतिनिधि के पास जाना होगा तो मैं जाऊंगा। पर ये गलत आधार के ऊपर मैं उन लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी के घर में गया हूं तो मुझे बताइए, मुझे नहीं बताइए, जनता को बताइए। ये ताकत आपको दी पत्रकारिता मीडिया के माध्यम से दी। किसी एक व्यक्ति के नाम तो ले, इस आधार पर ही है पावर ब्रोकर की, किस हित को साधने के लिए उन्होंने ये बात की। किसी के पास में नहीं गया। संवाद है, छात्र जीवन से लेकर आज तक संवाद है मेरे। छात्र जीवन के अंदर गोविंदाचार्य जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के वहां इंचार्ज हुआ करते थे जोधपुर, उनसे भी मेरे संवाद थे। उनकी विचारधारा के बिल्कुल विपरीत विचारधारा और उनके संवाद के बावजूद भी मैंने मजबूत किया। मेरे सामने जिस किसी ने चुनाव लड़ा उससे भी मेरे संवाद है। मेरे छात्र जीवन से लेकर आज तक जिस किसी ने मेरे से सामने चुनाव लड़ा, जहां तक दिल्ली की बात में इनके अंदर मीडिया मित्रों से ये निवेदन किया कि जब तक इस कोरोना के अंदर हम लोग विजय नहीं प्राप्त करेंगे, मैं किसी और मुद्दे पर किसी से बात नहीं करूंगा। उसी क्रम के अंदर मैंने कोई दिल्ली में बैठा हुआ मित्र ने भी मेरे से बात करने की कोशिश करी, मीडिया के मित्र से, तो भी उनसे मैंने माफी मांगी कि मैं जो बात मैंने बाड़मेर में की वो सिर्फ बात कहने के लिए नहीं की। इस बार दिल्ली में जाऊंगा, जो भी मित्र मीडिया के मेरे से आएंगे, अगर फॉर्मल प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहेंगे फॉर्मल करूंगा, इनफॉर्मल अगर बात करनी होगी इनफॉर्मल करूंगा। मेरी फॉर्मल और इनफॉर्मल के अंदर कभी भी बात के अंदर कोई अंतर नहीं आता। तो सिर्फ इन बातों को करने के संदर्भ में, हाँ, मैं जो राष्ट्रीय दूत की रेणु मित्तल की पत्रकारिता है वो पत्रकारिता के लिए ठीक नहीं। वो बात में प्रेस वाले जो संस्था उन पर भी रखूंगा और दूसरी भी। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी सवाल के करने से नाराज हूं, किसी सवाल को दबाने के प्रयास कर रहा हूं। सवाल होने चाहिए, हर तरह के सवाल होने चाहिए। इस तरह के बिना आधार की लगातार चीज कर कर मैनिपुलेटेड जो स्टोरीज करते हैं उससे छवि, क्योंकि आज जनता के अंदर पत्रकारिता की भी विश्वसनीयता है, उस माध्यम से जो बात पहुंचती है उस बात से भी कई सवाल उठते हैं। इसलिए मेरे को खुद को अपने आप को इस लोकतंत्र के अंदर, जब मैं सही था, सही हूं, तो सही बताने का भी जो व्यवस्था है उसके अंदर मैं उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। इसके अलावा मेरी कोई उसकी, इसके अलावा और कोई प्रश्न है तो बिल्कुल आप लोग करो। मैंने आपसे लगातार ये बात की, कोई भी प्रश्न हो गया मैं सबके जवाब दूंगा। नहीं, मैं मुकेश जी में दिल्ली हर महीने जाता हूँ, महीने में कई दफे जाता हूँ। पहले दिल्ली के अंदर मेरे परिवार के लोग भी रहते, मेरे खुद के मित्र भी रहते, आज दिल्ली में मेरे सहयोगी भी हैं, वो लोगों के पास भी जाऊंगा। आज मेरे साथ कोई एमपी, आज चौधरी अजीत सिंह जी का देहांत हुआ, आज मैं उनके संवेदना प्रकट करने के लिए नहीं जाऊँ? क्या मैं सिर्फ सोशल मीडिया और मीडिया के मार्फत से मैंने संवेदना प्रकट कर ली? आज वो मेरे साथ एमपी रही, हाँ, राजनीतिक विचारधारा में मेरे सामने क्यों, आज उनका अलग दल है और उनसे मैं संवेदना प्रकट करने नहीं चाहूंगा। आज मेरे खुद के बच्चे का अगर कैरियर के लिए अगर मुझे कुछ एक पिता के नाते कुछ करना पड़ेगा उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए, तो मैं चाहूंगा, मैं नहीं चाहूंगा तो कौन जाएगा? टाइमिंग तो मैं इन चीजों के लिए तय नहीं कर सकता। कि जैसे ही वहां का लॉकडाउन के अंदर शिथिलता हुई, मैं दिल्ली गया, जो कोई भी मेरा खुद का निजी काम था वो तमाम निजी कार्य मैंने किए और मैं लगातार दिल्ली जाता था। तो मैं कह रहा हूँ मैं परसों और दिल्ली जाऊंगा। उन्होंने
उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, उनका जो कहना है कि वो काम नहीं हुआ है, उनके काम नहीं होने का उनको मनाने की सरकार या बताएगा आप सरकार है तो आपकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्या आपने उनकी बात नहीं की, उनको मनाने की? ये सवाल हम लोगों ने सवाल किए काम के संदर्भ में भी जब बात हुई है, कोई काम की बात हुई तो बिल्कुल मैंने हर किसी के रखी। मैंने हेमाराम जी तो हम लोगों के आदरणीय, हम लोगों के सहयोगी है, चाहे विपक्ष के पार्टी का ही कोई जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है, विपक्ष का ही कोई व्यक्ति क्यों नहीं, अगर कोई काम की बात करेगा, विकास की बात करेगा, उसके लिए भी हम लोगों ने की। नहीं, बिल्कुल मेरा संवाद हुआ नहीं, जो भी व्यक्तिगत मेरी बात हुई, जो मेरे ऊपर जो प्रश्न उठाया गया उसके संदर्भ में मैंने जवाब दिया। मेरे ऊपर जो प्रश्न उठाया था उसका मैंने कह लिया, बाकी जो भी बात है हाँ मैं जवाब नहीं तो मैं आगे बढ़ नहीं, इस बारे में मेरे को उन्होंने नहीं बताया। सर, पत्रकार अरुण मित्तल ने अपनी खबर में जिक्र किया है कि बिजनेसमैन आपके भाई बिजनेसमैन का जिक्र किया है, उनका कमलेश प्रजापति के साथ में संबंध बताया है, इसके बारे में आपका क्या स्पष्टीकरण है? यहाँ मेरा भाई बिजनेसमैन है, मैं और मेरे भाई मेरे पिताजी ने कई सालों पहले हम दोनों को अलग करा, उसके अधिकार आज हम लोगों की व्यवस्था के अंदर अधिकार है। मेरे भाई के अधिकारों के ऊपर तो मैं अतिक्रमण नहीं कर सकता, मेरे भाई को डिक्टेट नहीं कर सकता। आज स्वतंत्र है, वो बिजनेस करता है और उसके और कमलेश प्रजापति के बारे में वो संबंध के बारे में कर रहे हैं, तो एजेंसीज अपने आप करेगी। सवाल उठाने का रेणु मित्तल को क्यों, हर किसी को अधिकार है हर किसी के ऊपर सवाल उठाने का, तो जो एजेंसीज है वो अपने आप ही करेगी। सर, एक घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने 6 बार नाम लिया पॉवर ब्रोकर, कुछ ऐसे लोग हैं जो कौन लोग हैं आपने बताया? ये वो पूरे देश को पता है आज पावर ब्रोकर कौन है, जो विकेंद्रीकरण सोच के खिलाफ है। कोई पर्टिकुलर कोई नाम नहीं, पर्टिकुलर नाम सबको पता है। ये पूरी की पूरी लॉबी है जो विकेंद्रीकरण के खिलाफ है। आज जब कभी भी विवाद कब होता है तो पावर ब्रोकर कौन है, जब बाड़मेर के किसानों को हक के लिए फसल बीमा के वो कर रहे थे, उस मुद्दे को कैसे शांत हुई, वो मुद्दा कैसे डाइवर्ट हुई, मुद्दा कैसे सेकेंडरी हुई, तो वो कौन करना चाह रहा था, वो पावर ब्रोकर करना चाह रहा था। एक सोच है जिसकी केंद्रीकृत सोच है, वो है पावर ब्रोकर। सर, आपको इन सब चीजों के बारे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कुछ बातचीत हुई, जिस तरीके के आरोप कर रहे हैं उसके बाद में, चाहे वो कमलेश प्रजापति को क्या मुलाकात भी कर चुके होंगे, तो ऐसी कुछ बातचीत वगैरह नहीं, कमलेश प्रजापति के संदर्भ में मेरी बातचीत हुई, मैंने खुद चला और हाँ बिल्कुल, वो आधार सिर्फ और सिर्फ ये था, मैंने उन परिवार को भी वहां जाकर 3 मई को पूछा, उनकी खुद की घर पर उस जाजम पर गांव और परिवार के सामने बड़ा स्पष्ट ये सवाल था मेरा, संवेदना भी थी, संवेदना के साथ ये सवाल था, ये अधिकार आपको और आप बताओ, बिल्कुल मेरे उनसे सवाल होते। आपने सर कई बार मीडिया के सामने बोला कि न्यायिक जांच हो रही है, कहाँ तक पहुंची न्यायिक जांच? नहीं, न्यायिक जांच देखो, ये हम लोग के सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अंत के अंदर तो जांच कोई भी करेगा, वो फैसला न्यायालय करेगा। सुप्रीम कोर्ट का किसी भी इनकाउंटर के अंदर ये है कि न्यायिक तत्कालीन मजिस्ट्रेट से न्यायिक जांच हो, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो न्यायिक जांच हो, इसको मैं फॉलो अप नहीं कर रहा हूँ कि न्यायिक जांच अभी कहाँ तक पहुंची। न्यायिक जांच तो अनिवार्य तौर पर होती, कोई भी इनकाउंटर होगा उसके अंदर होगा, चाहे वो असली एनकाउंटर होगा तो होगा, फेक होगा तो। अभी तक ये कहां तक पहुंची ये जांच नहीं होती। सीबीआई के अंदर ये ट्रांसफर करने का राज्य सरकार ने अपनी तरफ से रिकमेंडेशन कर दी है, ये स्थिति। सर, आपकी विधायक में आरोप लगे हैं कि सरकार फोन टैपिंग कर रही है, फोन टैपिंग कहाँ हो रही है, क्या स्थिति है? मुझे तो इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अगर वो किसी का कोई भी आरोप लगे तो एविडेंसेस पर लगे, अगर कोई भी एमएलए कोई बात कर रहा तो एविडेंसेस पर, जैसे मैं बात कर रहा हूँ फसल बीमा के संदर्भ में तो मैं एविडेंस, मैं 90-10 की बात कर रहा तो एविडेंसेस 90-10 में रखी। सर कोई भी बात करोगे तो एविडेंस के ऊपर ही तर्क, जो कोई भी बात कर रहा है उसके पास अधिकार है। मीडिया आप लोग आपके सामने एविडेंस कर, निराधार बात कर कर ये किसका हित साथ में। सरकार में पैदा हुआ था तब से, लेकिन कई पार्टी के विधायक हैं लगातार सरकार के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। आपको लगता है ये घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, अनुशासन हिस्सा बढ़ती जा रही है, आप संगठन की बात करते हैं, ऐसे लोगों की कार्रवाई हो रही है?
देखो, ये हम लोगों की सरकार के अंदर मुखिया चुनने का अधिकार किसके पास है? ये उस राज्य की जनता के पास है। वो अपने अधिकार विधायक चुनकर भेजते हैं और विधायकों का अधिकार रहता है कि उस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री का चयन करें। और वो अधिकार या तो विधायक बहुमत के अंदर खुद तय करे या अधिकार और किसी को। हमने वो अधिकार हमारे राष्ट्र, कोई इससे सहमत होगा, कोई इससे असहमत होगा, और बहुमत के अंदर 104 विधायक तो आज के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ हैं, तो लोकतंत्र का क्या फायदा? क्या आज उनको मुख्यमंत्री रहना चाहिए? आज सचिन सिंह जी बोला आपके पास अधिकार, आप न्यायालय के पास। आपको नहीं लगता है कि ऐसे लोगों जो पीड़ा है पार्टी के विधायक है उनको एड्रेस किया जाना चाहिए? इस तरह कमेटी की बात हो रही थी, इस तरह कमेटी में जो भी चीजें थी उनको पूरा किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल सुन रहे हैं हमारे हमारा मुख्य। की जो पीड़ा है उनको एड्रेस किया जाना है। आपको नहीं लगता? मैं क्योंकि हर किसी को हमारे प्रभारी अजय माखन जी हर किसी से संवाद कर रहे हैं, हर किसी को सुन रहे हैं। कोई भी राजस्थान का जनप्रतिनिधि, एमएलए, एमपी अपनी बात कर रहा, हमारी व्यवस्था है, उसको अजय माखन जी जो यहाँ प्रभारी है संगठन के, वो सुन रहे हैं। वो सुन रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एड्रेस भी हो रहा है। जो फैसले हुए उनके अंदर एड्रेस भी हुए हैं। सर, एक किसानों के बारे में जिक्र है ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष की। एक तो 18-19 का प्लेट काफी देर का भी है, आधा आ गया, आधा जैसे एक गांव में आधी सुबह आधा तो क्या गया, आधा आ गया, तो काफी देर। दूसरा है पिछली बार डिफॉल्ट करते थे, इसका कर्जा माफ किया था, उनको अभी तक लोन नहीं मिला। डिफॉल्टर के संदर्भ में सरकार फैसला ले चुकी है और ये आपने जिला स्तरीय, अभी आज मैंने बैठक ली है, मैंने पता किया जिला स्तर के ऊपर को आदेश और लगभग 25,000 से ज्यादा संख्या बाड़मेर के अंदर डिफॉल्टर्स की है, उनको तमाम लोगों को ऋण दिया जाएगा। ये फैसला सरकार कर चुकी है और यहाँ तक पहुँच चुका है, आ चुका। मीडिया रिपोर्ट में आया कि हरीश चौधरी ने ये जाति रुकवाने के लिए पर क्या आपका? नहीं, मैं रुकवाने के लिए किसके पास? मीडिया में कह रहा हूँ, मीडिया के अंदर अगर किसी को कोई अधिकार सरकार का तो अगर है तो वो जाकर तो पता करें। अगर हरीश चौधरी ने कहा है तो पता तो करें किसको कहा। पहले ये अधिकार सरकार के पास था और सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी के पास। अगर मैंने ऐसी कोई बात करी है तो मेरे को नैतिकता नहीं है आज अपने पद पर रहने की। कथनी और करनी के अंदर अगर किसी प्रकार का अंतर हुई तो मेरे को नैतिकता के आधार पर पद पर रहने का अधिकार है। सर, हाल ही के दिनों में आपकी अमरिंदर सिंह से कोई बात वगैरह हुई है, चर्चा है? मेरे सबसे संवाद होता है। मैं 7 साल तक पंजाब का प्रभारी रहा। 7 साल के अंदर वहाँ प्रत्येक ब्लॉक के अंदर औसतन में 5 से 10 बार गया हूँ। तो तथाकथित पत्रकार जो सवाल उठा रही उनसे मैं कहना चाहता हूँ वह जाकर सबसे बात कर ले, जिनको टिकट मिला उनसे बात कर ले। इसके अलावा और किसी से कोई भी बात करनी है जो और विधायक है, उनकी सूची होगी, किसी से भी बात कर लें। आज उनके मन के अंदर मेरे प्रति क्या भावना है, जब बात करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा।